नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया। बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे जया का। ओवर टू स्नेहा, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे 30 करोड़ के हिसाब की, क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक खबर छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई सामने आई है। सबसे पहले उसी की बात करेंगे। यूपी में 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खबर ये है कि सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को अब तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। प्रदेश में अब तक सिर्फ 20 जिलों में ही किताबें पहुंच पाई हैं। उनमें से भी अधिकांश किताबें गोदाम में रखी हुई हैं। बाकी 55 जिलों में अब तक सप्लाई की शुरुआत नहीं हो सकी है। आपको ये भी बता दें कि 1 करोड़ 80 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को 10 करोड़ से अधिक किताबें बांटी जानी है, लेकिन इनमें से अभी तक सिर्फ 32 लाख के करीब किताबें 20 जिलों में पहुंची हैं। ये हाल तब है जब प्रदेश में 350 करोड़ से अधिक का बजट किताबों के लिए है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि जून में किताबों का टेंडर फाइनल हुआ था। इसके 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक किताबें नहीं मिल सकी हैं। राजधानी लखनऊ में भी फटी पुरानी किताबों से ही काम चलाया जा रहा है। और ऐसे में सवाल है कि आखिर हिसाब कौन देगा? क्यों गड़बड़ी हो रही है? कहां पर गड़बड़ी हो रही है? अब तक सिर्फ 20 जिलों में किताबें पहुंची हैं, बाकी के जिलों में अब तक किताबें नहीं पहुंची। गोदामों में किताबें रखी हुई हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सत्र शुरू हुए 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बच्चों के हाथों में किताब नहीं है। तो बच्चों को किताबें कब मिलेंगी, कहां लापरवाही आ रही है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ये बड़ी लापरवाही है। 55 जिलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि 20 जिलों तक किताबें पहुंचा दी गई हैं। 3 महीने पहले नया जो सत्र है वो शुरू हो चुका है। बिना किताब बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 350 करोड़ से ज्यादा का बजट बना था किताबों के लिए। 1 करोड़ 80 लाख बच्चों तक किताब पहुंचानी थी। सिर्फ 20 जिलों में किताबें सप्लाई कर दी गई हैं। जहां किताब सप्लाई हुई है वहां भी संख्या बहुत कम है और इसीलिए बच्चे या तो पुरानी किताब से पढ़ने के लिए मजबूर हैं या फिर उनके हाथों में किताब नहीं है। शिक्षक जो भी पढ़ा देते हैं वो पढ़कर घर चले आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 3 महीने नए सत्र को शुरू हो चुके हैं तो फिर अभी तक किताबें बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? ये करोड़ों का हिसाब तो देना होगा। बच्चे बिन किताब स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। चलिए जया, और इसी खबर पे ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट है, क्या चीजें चल रही हैं, ये हम समझेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, विभाग कुछ तो कह रहा होगा, कुछ तो बता रहा होगा कि ये 350 करोड़ गए कहाँ, या फिर किताब कब तक मिलेगी? क्या चीजें चल रही है ग्राउंड पर? देखिए, ग्राउंड की चीजें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे नजारा राजधानी लखनऊ का, जहां पर मंत्री से लेकर वो सारे अधिकारी बैठते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का भविष्य संवारे। लेकिन कैसे संवारेंगे? मुख्यमंत्री की प्राथमिकता का विभाग है। लगातार मुख्यमंत्री ने इस विभाग के लिए तमाम घोषणाएं करी, योजनाएं लागू की हैं। बच्चों को स्वेटर देने की योजना शुरू की, जूते मोजे देने की योजना शुरू की। सरकार पैसा दे सकती है, लेकिन अमली जामा पहनाना विभाग को। और 350 करोड़ से ऊपर का बजट, और बिना किताब के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? दीवारें जितनी भी अच्छी हो, जितने खूबसूरत स्कूल हो, लेकिन अगर किताब नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? एक स्कूल में हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के। तस्वीर देख लीजिए, ये आगे जो 4 बच्चे हमें बैठे दिख रहे हैं, क्लास 2 है। एक किताब है, वो भी पुरानी, और एक किताब पे 4 बच्चे आखिर कैसे पढ़ेंगे? ये सवाल है अधिकारियों से भी, जो ये कहते हैं कि हम व्यवस्था पुरानी किताबों से चला रहे हैं। पीछे की लाइन में देखिए, एक किताब 3 बच्चों पे, उसके पीछे आइए 3 बच्चों पे एक किताब, 3 बच्चों पे एक किताब। और यहाँ पर तो नज़ारा आप देखेंगे तो ऐसे टेबल भी मिल जाएंगे जहाँ शायद एक किताब भी ना हो, औपचारिकता हो रही है। आखिर कैसे पढ़ाई होगी? टीचर्स जो हैं वो एक किताब से पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ये देखिए, एक किताब और 5 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये नज़ारा है किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों से बातचीत करते हैं, क्योंकि 3 महीने 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत होती है। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद 16 जून से दोबारा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज हो चुकी है 12 जुलाई। जो इसका टेंडर था वो तो देखिए टेक्निकल चीज़ें, वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले बच्चों से बात करें। मुस्कुराहट देखिए बच्चे की, मासूमियत है, लेकिन हाथ में किताब नहीं है। क्या नाम है आपका? बुक क्यों नहीं बेटा आपके पास? बुक मिली नहीं है। पढ़ते कैसे हो? दूसरी बुक से। कौन सी?
जैसे बगल में होता है तो पढ़ लेते हैं। आपके तो बगल में भी कोई बुक नहीं दिख रही है, सब खाली, तो इतनी दूर से कैसे पढ़ पाओगे आप? मैम पढ़ा रही है। आप देखिए इस बच्चे की मासूमियत, मैम पढ़ाएंगी, लेकिन मैम आखिर कैसे पढ़ाएंगी और ये बच्चे जो है किस तरह से पढ़ेंगे? यहाँ पर टीचर से भी हम सवाल करेंगे। हम देखिए बाकी चीज़ों पर भी आएंगे, लेकिन टीचर से भी सवाल करेंगे, क्योंकि ये जो मासूम बच्चे हैं ये आखिर कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर जो है यहाँ की क्लास की। कुछ और बच्चों पास भी देखिए, एक बार चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू। कौन सी क्लास में सोनू? 1। कोई बुक नहीं है आपकी? क्यों सरकार बुक नहीं मिली बुक? टीचर के पास चलते हैं, उनसे भी जवाब लेते हैं, क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन बंदिशें हैं। मैम क्या बात है, यहाँ पर बड़ी सीमित संख्या में किताबें दिख रही हैं। जो नई किताबें नहीं आई हैं, हम लोगों ने बच्चों को पुरानी किताब दे दी है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही किताबें आ जाएंगी और बच्चों को हम लोग अपने आप से पढ़ा देते हैं, तो वो पढ़ रहे हैं। बाकी हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं, जो चीज़ें उनको याद करनी होती वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और उसी से वो लोग पढ़ते हैं। क्या वैसे पढ़ाई हो सकती है जो किताबों के साथ? कोशिश कर रहे हैं और बच्चे भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड टीचर का, लेकिन सच्चाई जो है वो दिखती है। अब आपको हम आंकड़ों पे ले जाते हैं। देखिए 350 करोड़ से ऊपर का बजट है, 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं हैं और लक्ष्य जो है इस बार वो 2 करोड़ छात्र छात्राओं का है, यानी कि इन स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या बढ़े। ऐसा नहीं है कि नए सत्र कोई पहली बार 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हर साल इसी समय सत्र शुरू होता है, तो आखिर क्यों विभाग की तैयारी पहले से नहीं थी? अगर किसी वजह से देरी हो रही थी तो व्यवस्था को क्यों नहीं संभाल पाए? बड़े बड़े आईएएस देखिए पदों पर बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन आखिर क्यों नहीं वो इनकी व्यवस्था कर पाए इन बच्चों की? और सवाल 1-2 बच्चों का नहीं है, 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं का है। और दूसरी चीज आपको हम बताएं, 350 करोड़ से ऊपर का बजट सरकार पैसा दे सकती है, व्यवस्था तो नीचे अधिकारियों को करनी है सिस्टम बनाकर, लेकिन नहीं हुई। इसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं इस पूरी व्यवस्था में, अब तक 75 जिलों में 55 जिले तो ऐसे हैं जहां पर किताबों की सप्लाई शुरू भी नहीं हुई है, यानी जिन फर्म्स को, पब्लिशिंग हाउस को किताबें देनी अब तक जिलों में नहीं पहुंची। जिन 20 जिलों में किताबें पहुंची है उनमें एक नाम लखनऊ का भी है। अब लखनऊ के आंकड़ों पे आते हैं हमारी बात हुई यहाँ के अधिकारियों से। परसों रात में यहाँ पर किताबों का एक ट्रक पहुंचा, लगभग 1 लाख किताबें पहुंची, लेकिन वो किताबें कहाँ हैं? वो किताबें पड़ी हैं अभी स्टोर में। स्टोर में क्यों? क्योंकि आने के बाद भी प्रक्रिया होती है, उनका सत्यापन होगा कि जो किताबें भेजी गई सही है, आंकड़े सही है, अभी उनका सत्यापन होगा। उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी, फिर स्कूलों तक पहुंचेंगी, फिर बच्चों तक पहुंचेंगी। तो देखिए किताबें सिर्फ जिले में पहुंचने से मतलब नहीं। दूसरा, कुल किताबें बंटनी है 10 करोड़ से ज्यादा। 3 महीने यानी 90 दिन का वक्त दिया जाता है। जब टेंडर हो जाता है, किसी को वर्क ऑर्डर दिया जाता है, तो 90 दिन में सप्लाई पूरी करनी होती है। तो 90 दिन में 10 करोड़ से ज़्यादा किताबें देनी है। और इस 90 में से आपको बताएं 33% से ऊपर वक्त है वो बीत चुका है, यानी 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। किताबें कितनी सप्लाई हुई? लगभग 32 लाख। उसमें भी बड़ी संख्या ऐसी है जो आज पिछले 2 दिन के अंदर सप्लाई हुई। तो आखिर लक्ष्य कैसे पूरा होगा? क्या सत्र बीतने के बाद बच्चों को किताबें देंगे? बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं, ये भी इनके जो अभिभावक हैं, सपने उनके भी हैं। वो भी चाहते हैं उनका बच्चा बड़ा हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आर्थिक समस्याएं, बंदिशें, उनकी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं, इसलिए वो निर्भर होते हैं इन स्कूलों पर सरकार के। लेकिन सरकार बजट दे सकती है, व्यवस्था कर सकती है, आगे काम करना है अधिकारियों को। देखिए एक बच्ची के हाथ में किताब हम आपको दिखाएं, हालत क्या है पढ़ने के लिए। ये बच्ची जो है, आप देखिए इस बच्चे ने किताब मांगी, अब देखिए इस किताब की हालत भी देख लीजिए, ये पुरानी किताब है, हालत देखिए। शैलेश, और राजधानी की अगर स्थिति ये है, राजधानी की अगर स्थिति ये है, तो बाकी जगहों पर स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा हम बखूबी लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बिल्कुल जया, ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई परेशान करती है कि राजधानी में ये हालत है तो दूर दराज किसी कस्बे, गांव के प्राथमिक स्कूल की क्या कंडीशन होगी, वहां के सरकारी स्कूल की क्या कंडीशन होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। शुक्रिया शैलेश। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से खबर है। हिंसा में पत्थर गोली चलाने वालों को 5-5 हजार रुपए मिले थे, ये बड़ा खुलासा हुआ है। नाबालिगों को भी हिंसा में शामिल किया गया था, ये सूत्र बताते हैं। पकड़े जाने पर निशुल्क वकील, आर्थिक मदद मिलेगी, इस बात के आश्वासन देने के भी संकेत सामने आ रहे हैं। चंदेश्वर हाता कब्जाने के लिए वसी और मुख्तार बाबा ने यह साजिश रची थी। नाबालिग लड़कों को ठेले से पत्थर, गोली, बम ले आने का काम दिया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी गहरी और कितनी पुरानी साजिश थी, कितने वक्त से तमाम चीजों को जोड़ा जा रहा था। ऐसे नाबालिगों को जोड़ा जा रहा था जो जरूरतमंद थे। उनको बहलाना फुसलाना आसान था, उन्हें पैसे और सेफ्टी सिक्योरिटी
की बातें कही गई कि अगर पकड़े भी गए तो वकील और तमाम चीजों की व्यवस्थाएं हमारी तरफ से की जाएंगी, लेकिन इस पत्थरबाजी में शामिल हो जाओ। और इसके लिए पैसे की व्यवस्था वसी मुख्तार बाबा ने की थी। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश के पास है, उन्हीं का रुख करेंगे। फोन लाइन पर मौजूद है रतीश, ये बताइए कि मतलब वकील की सुविधा मिलेगी, कौन कौन से ऐसे नाबालिग थे जिन्हें इन लोगों ने टारगेट किया, कितनी पुरानी साजिश है ये? देखिए, साजिश जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे साजिश के तार भी खुल के सामने आ रहे हैं। SIT जांच से ये खुलासा हुआ है कि पत्थर, गोली और बम चलाने वालों को न सिर्फ प्रोवोक किया गया बल्कि जो नाबालिग थे उनको भी इस हिंसा में शामिल किया गया। हम पहले भी अपने दर्शकों को बता सके हैं कि इस हिंसा में नाबालिगों को न सिर्फ शामिल किया गया बल्कि आपराधिक तत्वों को भी शामिल किया गया और भाड़े में उनको पैसा दे करके इस हिंसा को और ज्यादा सघन और गहरी करने की साजिश रची गई थी। इसी दौरान जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्होंने बताया है कि पत्थर, गोली और बम चलाने वालों को 5-5 हजार रुपए दिए गए थे और ये भी आश्वासन दिया गया था कि अगर वो इस हिंसा में पकड़े जाएंगे तो उनको निःशुल्क वकील की सुविधा दी जाएगी, यानी जो उनका केस लड़ पाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी गहरी साजिश को रचा गया था। अंजाम को जानते हुए इस साजिश को अंजाम दिया गया और शहर के माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल रतीश, ये बात चौंकाने वाली है कि किस तरीके से तार और ताना बाना बुना गया था, लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या क्या झांसा दिया गया था, वो तमाम चीजें अब जा करके जांच में सामने आ रही है। रतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी जो खबर है वो प्रयागराज से स्नेहा। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज में AIMIM के कार्यकर्ता आज सामूहिक इस्तीफा देंगे। जिला नगर कमेटी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता आज पार्टी छोड़ देंगे। कार्यकर्ताओं ने AIMIM के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और प्रयागराज हिंसा में नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर उनमें गुस्सा है। मामले में प्रदेश नेतृत्व की खामोशी से बेहद नाराज हैं। AIMIM कार्यकर्ता प्रयागराज हिंसा में जिलाध्यक्ष शाह आलम पर मुकदमा दर्ज हुआ था और देखिए अब कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस बात को लेकर है कि प्रदेश नेतृत्व खामोश क्यों है। AIMIM महासचिव जिशान रहमानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। तो नगर कमेटी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो आज सामूहिक इस्तीफा देने वाले हैं। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ गुस्सा है। प्रयागराज हिंसा में नेताओं पर दर्ज मुकदमे को लेकर उनमें नाराजगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद मोइन, आज सामूहिक इस्तीफा AIMIM के कार्यकर्ता देने जा रहे हैं, किस बात को लेकर नाराजगी है उनकी? देखिए, प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें MIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम और पार्टी के जो महामंत्री हैं स्थानीय के ईशान रहमानी, इन दोनों को नामजद किया गया था। दोनों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। इसी मामले में जो इन दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि प्रदेश नेतृत्व को इस पूरे मामले में दखल देना चाहिए था, आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन प्रदेश नेतृत्व खामोश रहा। तो जो प्रदेश नेतृत्व है उसकी इसी खामोशी के खिलाफ कार्यकर्ता लामबंद हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम को 4 बजे जो बैठक होने वाली है उसमें जिला और नगर कमेटी से जुड़े हुए 100 से ज्यादा जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और इन दोनों नेताओं के जो समर्थक हैं वो पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। तो दरअसल जो बड़े नेता हैं वो इन कार्यकर्ताओं को, इन पदाधिकारियों को समझाने में जुटे हुए हैं, इनको मनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि शाम 4 बजे जो बैठक बुलाई गई है उसमें आखिरकार होता कुछ क्या है, क्योंकि पहले अल्टीमेटम ये दिया गया है कि सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया जाएगा, जबकि प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है बिल्कुल मोहम्मद मोइन, देखना होगा कि शाम तक क्या इनकी नाराजगी खत्म होती है या फिर ये सामूहिक इस्तीफा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सड़क हादसे की वो तस्वीर दिखाएंगे जो ग्रेटर नोएडा से आई है। बीती रात ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र में NH 91 पर खड़े ट्रक में कैंटर ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद से कैंटर चालक गाड़ी के केबिन में ही फंस गया है। कोट चौकी पुलिस ने राहगीरों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद कैंटर के केबिन को काट करके इसे बाहर निकाला जा सका है।
विचलित कर देने वाली इन तस्वीरों को आप देखेंगे, जहां पुलिस ने कैसे घायल ड्राइवर को निकालने के लिए कैंटर के अगले हिस्से में रस्सी बांधकर दूसरी गाड़ी से खींचा, तब जाकर के ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला जा सका। उसे अस्पताल भर्ती कराया गया। और अगली खबर पीलीभीत से है, जहां रंगदारी न देने पर दबंगों ने हलवा पराठा दुकान पर जमकर तांडव कर दिया। और आपको बताएं कि उनकी दबंगई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है, जो तस्वीर अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि दबंगों ने किस तरीके से दुकान को तहस नहस कर दिया। बताया ये जा रहा है कि आरोपियों ने दुकानदार को भी जमकर पीटा है। इस दौरान गर्म तेल से कई लोग भी जल गए। पीड़ित दुकानदार ने 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दुकान में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई आप देख रहे हैं। हालांकि 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने तहरीर दी है, पुलिस में तहरीर दी गई है और पुलिस आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद था और इसके बाद हलवा पराठे की दुकान को कैसे तहस नहस किया गया उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दुकानदार को भी जमकर पीटा गया। इसके बाद दुकानदार ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, तहरीर उसने दे दी है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है कि आखिर कौन ये लोग थे। अब इनकी तलाश हो रही है और आगे अब इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो पूरे सामान को बिखरा दिया गया, सामान को फेंक दिया गया गुस्से में। दुकानदार से मारपीट की गई, होटल में तोड़फोड़ की गई, नुकसान पहुंचाया गया है दुकानदार को और उसकी दुकान को। पीलीभीत से ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। रंगदारी के लिए दुकान में तोड़फोड़ की गई थी। दरअसल रंगदारी की मांग की जा रही थी, दुकानदार ने मना किया और इसके बाद दबंगों ने किस तरीके से दुकान का हाल कर दिया, दुकानदार का हाल कर दिया, वो आप देख सकते हैं। और सुल्तानी होटल बदायूं वाली के साथ मारपीट की गई है। ये जो होटल है वो बताया जा रहा है कि सुल्तानी होटल के नाम से चलता है और रंगदारी के लिए कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे। बात वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद की करते हैं। आज ज्ञानवापी विवाद को लेकर वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई है और आज जब मुस्लिम पक्ष की जिरा पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद हिंदू पक्ष अपने दलील को पेश करेगा। मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है, इस पर अपनी दलीलें हिंदू पक्ष रखेगा। वहीं सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने अयोध्या की तर्ज पर हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का बड़ा ऐलान किया। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिरा होगी और इसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो अपनी दलीलें रखेगा और दलील इस बात पर होगी कि आखिर मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है। और आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की तरफ से एक ट्रस्ट का भी निर्माण हुआ है। अयोध्या की तर्ज पर हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का बड़ा ऐलान किया। ट्रस्ट का नाम आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। तो ज्ञानवापी पर आज फिर से सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी पर लगातार जंग जारी है और आज हिंदू पक्ष की भी बारी है दलीलें रखने की। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से जिरा होगी और इसके बाद हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा कि वो अपने दलीलों को कोर्ट के सामने रखे, वो अपनी दलीलें पेश करे और आखिर ये पूरा मामला सुनवाई योग्य क्यों है, इस पर हिंदू पक्ष के सवाल हैं और हिंदू पक्ष इसी पर अपनी दलीलें रखेगा। लेकिन ज्ञानवापी केस में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी अब आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले 18 अगस्त 2021 दिल्ली की 5 महिलाओं ने दाखिल की थी कोर्ट में याचिका और 8 अप्रैल 2022 को वीडियोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के आदेश दिए गए। 6 से लेकर 7 मई तक पहली बार सर्वे के लिए पहुंची कमिश्नर की टीम और विरोध के चलते सर्वे का काम अधूरा रह गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच गया। इसके बाद 12 मई को तहखाने के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया। 14 से 16 मई को कमीशन की टीम ने सर्वे किया और 19 मई को कोर्ट को सौंपी गई सर्वे की पूरी रिपोर्ट और 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को 7/11 के नियम के तहत सुनवाई का आदेश दे दिया।
इसके बाद 30 मई को 711 नियम के तहत बहस पर सुनवाई का दूसरा दिन रहा और इसी दिन ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट लीक हो गई थी। 31 मई को ही वीडियो लीक होने की जांच के लिए अर्जी भी लगा दी गई। इसके बाद 4 जुलाई को केस चले या नहीं इस बात पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई और उसके बाद आज जब कोर्ट की तरफ से सबसे पहले मुस्लिम पक्ष जो है कोर्ट में सबसे पहले जिक्र करेगा और इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। ये अब तक पूरा रहा है सिलसिला जो चला ज्ञानवापी मुद्दे पर, वो अब आज कोर्ट में किस तरीके का रहता है ये भी देखना होगा। इससे पहले घटनाक्रम क्या रहे वो भी हमने आपके सामने रख दिया। तो 8 अप्रैल 2022 को वीडियोग्राफी और एडवोकेट को लेकर आदेश था और इसके बाद देखिए कैसे किस तरीके से ये घटनाक्रम पूरा आगे बढ़ा उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अब बात सपा विधायक आजम खान की कर लेते हैं। दरअसल आजम खान को लेकर आज रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दरअसल आज डूंगरपुर केस के 3 मामलों में सुनवाई होगी। आजम खान इस मामले में आरोपी हैं। डूंगरपुर केस में आजम खान पर आरोप था कि उनके इशारे पर बस्ती के लोगों से मारपीट हुई, लूटपाट कर उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस मामले में आजम के अलावा कई और सपा नेता भी आरोपी हैं। मामले में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज भी किए जा चुके हैं। इसमें सभी मामलों में आजम खान की जमानत मंजूर हो चुकी है। तो एक और मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। सपा विधायक आजम खान पर आज सुनवाई होगी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। डूंगरपुर का ये पूरा मामला है। 3 मामलों में ये सुनवाई अहम रहने वाली है। इन्हीं मामलों में आरोपी हैं आजम खान। आजम के अलावा कई और समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले में आरोपी हैं। आजम के इशारे पर तोड़फोड़ की गई थी, घरों को ध्वस्त किया गया था, लोगों से लूटपाट की गई थी, ये आरोप उन पर लगे हैं। और ऐसे 3 मामले हैं डूंगरपुर केस में जिस पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई है। और आजम के इशारे पर लूटपाट का आरोप है आजम खान पर। सपा के कुछ और विधायक भी हैं जिन पर आरोप लगे हैं। हालांकि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर रुख क्या रहता है। तो सपा विधायक आजम खान पर आज सुनवाई होने वाली है रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में। इससे पहले कल अब्दुल्ला आजम ईडी के जोनल ऑफिस में पेश हुए थे, उनसे भी पूछताछ हुई थी। 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में उनकी पत्नी से भी सवाल जवाब कई मामलों में हो रहे हैं लगातार। और अब देखिए आजम खान की आज बारी है। आजम पर आज सुनवाई होने वाली है और डूंगरपुर केस के 3 मामलों में ये सुनवाई अहम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।